गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्र छात्राओं। पिछले क्लास में मैंने आप सभी के बीच पौधे में लैंगिक जनन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया। आज से मेरा टॉपिक, आज से मेरा चैप्टर नए आयाम के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मैं एक न्यू चैप्टर लेकर आपके बीच में आया हूं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन पर आधारित है। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनन की मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं होती हैं। जनन 3 प्रकार के होते हैं। वैसे पुस्तकों में 2 प्रकार के जनन ही मुख्य रूप से बतलाए गए हैं और तीसरे को उसमें मर्ज कर दिया गया है, जिसमें एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के जनन बतलाए गए हैं। लेकिन जब मैं प्लांट को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बतलाया था जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। कायिक प्रवर्धन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्स की कोई भूमिका नहीं होती है। नर और मादा शब्द का, नर और मादा ऑर्गेनिज्म का कहीं कोई इसमें जिक्र नहीं होता है। उसमें एक ही शरीर नए संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसलिए वेजिटेटिव अर्थात कायिक जनन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मानव संदर्भ में अगर देखा जाए तो मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन नहीं होता है, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह अलग बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी मानव नियंत्रित भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपके बीच में मानव जनन से संबंधित कुछ बातों को रखने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लैंगिक जनन कहते किसको हैं। मित्रों, मैंने पहले भी बतलाया है कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा सजीव भाग लेते हैं। नर और मादा सजीवों के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है और ये दोनों युग्मक परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर के निषेचन करके आपको युग्मनज का निर्माण करते हैं। जो युग्मनज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के भ्रूणीय विकास के अगले अवस्थाओं से गुजरता है और पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो लैंगिक प्रजनन में लैंगिक जीवों की आवश्यकता होती है, लैंगिक युग्मकों की आवश्यकता होती है, युग्मकों का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मक निषेचन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसका मोटो क्या है? तो लैंगिक प्रजनन करने का मुख्य उद्देश्य होता है, पहला नंबर तो हमें यह जानना है कि प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। प्रजनन का उद्देश्य यह होता है कि हम अपने अस्तित्व को कायम रखें, यानी अपनी परंपरा, वंश की जो परंपरा चली आ रही है, हमारा जो नाम लेने वाला है, हमारी जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी कंटिन्यू बनी रहे। तो इसके लिए प्रजनन किया जाता है, इसके लिए जनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा, जनन का दूसरा उद्देश्य होता है अपने संख्या में, अपने आबादी में वृद्धि करना, यानी अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना। ये दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है? तीसरा उद्देश्य होता है जब लैंगिक प्रजनन उसमें आ जाएंगे तो लैंगिक प्रजनन उसमें जब समाहित करते हैं तो तीसरा उद्देश्य यह निकल करके आता है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा उद्विकास को बढ़ावा मिलती है, विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में एक अलग वंश क्रम से जीव आते हैं और दूसरा जीव एक दूसरे वंश क्रम से आता है, यानी 2 अलग अलग वंश क्रम से आए हुए, परिवार से आए हुए लिंग वाले जीव आपस में जब संयोजन करते हैं तो उन संयोजन के वजह से जो संतान की उत्पत्ति होती है उनमें दोनों जीवों के लक्षणों का समावेश होता है। इसलिए यह विभिन्नता और उद्विकास को बढ़ावा देता है। लैंगिक प्रजनन का उद्देश्य यह भी है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा नई जातियों का विकास होता है
और साथ ही साथ जो नई जातियां आती हैं वो पुरानी जातियों से, पुराने पीढ़ी से ज्यादा सक्षम होता है, ज्यादा योग्य होता है। वह वातावरण का, परिस्थितियों का सामना करने में ज्यादा अपने आप को मजबूती के साथ प्रस्तुत कर पाता है। लैंगिक प्रजनन का उद्देश्य यह भी है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा आपकी जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है, वह बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, नई नई जातियों का विकास होता है, हमारा जैव विविधता संपन्न होता है। ये सारे लैंगिक प्रजनन के मोटो अर्थात उद्देश्य हो गए। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के संदर्भ में मनुष्य में जो पाए जाते हैं लैंगिक लक्षण, उन लैंगिक लक्षणों को मैंने यहां पर दर्शाया है। मैंने पहला पॉइंट में लिखा है कि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वह यूनिसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी प्राणी है। यानी मनुष्य में या तो वह मनुष्य आपको नर होगा या वह मनुष्य आपको मादा होगा, यानी वह या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो यह जो है आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल मनुष्य प्राणी। जब यूनिसेक्सुअल प्राणी है और लैंगिक जनन की बात आ रही है, तो लैंगिक जनन में दोनों यूनिसेक्सुअल जीव भाग लेंगे, दोनों अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेंगे। एक नर भाग लेगा और एक मादा भाग लेगा। दोनों के आपसे कोऑपरेशन से, आपसी सहभागिता से आपके संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बाई पेरेंटल अर्थात द्विजनकीय प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि द्विजनकीय प्रक्रिया में माता और पिता दोनों के आपसी सहयोग से ही नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसके बाद मैंने लिखा दूसरे पॉइंट में कि मनुष्य में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मेरा तात्पर्य है कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात बाहरी बनावट को देखकर हम ये समान रूप से पता लगा पाते हैं कि जो सामने में हमारा जीव है, जो मनुष्य है, वह मेल है या फीमेल है। उसकी बाहरी बनावट, एक्सटर्नल फीचर्स इस बात को दर्शा देता है कि वह नर है अथवा मादा है। तीसरा मैंने लिखा है यह नॉन सीजनल ब्रीडर है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि किसी भी ऋतु में गर्भ धारण भी कर सकता है, और जब गर्भावधि काल पूरी हो जाती है, जो आपको 9 महीने का माना गया है, तो जब गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड पूरी हो जाती है तो उसके बाद वह किसी भी ऋतु में संतान को उत्पन्न भी कर देता है। इसलिए यह नॉन सीजनल ब्रीडर है। अगला पॉइंट मैंने लिखा यह विविपेरस अर्थात जरायुज पिंडज प्राणी है। एक होते हैं अंडज, एक होते हैं पिंडज, यानी एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस, एक तीसरा है ओवोविपेरस। मैं आपको पहले क्लास में, जो रेगुलर क्लास में अपने कोचिंग में देता था, उसमें मैंने बतलाया भी है कि ओविपेरस वैसे प्राणियों को कहते हैं जो संतान के रूप में अंडे को उत्पन्न करता है, यानी अंडा की जिसमें उत्पत्ति होती है, जो अंडा देने वाले जीव हैं, एग लेइंग एनिमल हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। और जो बच्चे को जन्म देने वाला जीव है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिंडज कहते हैं, जरायुज कहते हैं, विविपेरस जीव कहते हैं, जिसमें मनुष्य है आपको आ जाता है, और भी स्तनधारी प्राणी हैं वो आपके आ जाते हैं। और एक मैंने आपको बतलाया था कि ओवोविपेरस, विविपेरस में एक बात और ध्यान रखने की है, ओविपेरस में अंडे की उत्पत्ति होती है, संतान के रूप में अंडा दिया जाता है, और अंडे में जो भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा है, जो नए विकास हो रहे हैं, उन विकास के लिए जो पोषण चाहिए वह अंडे के अंदर मौजूद योग अर्थात पीतक से प्राप्त होता है। यानी पोषण की प्रक्रिया में पोषण देने का काम अंडे के अंदर मौजूद जो पीला पदार्थ है वह करता है। यह अंडज प्राणियों का लक्षण हो गया। विविपेरस प्राणियों में चूंकि संतान की उत्पत्ति होती है, न्यू बॉर्न बेबी का इन्फेंट के रूप में, शिशु के रूप में उत्पत्ति होता है, तो शैशवावस्था आने तक, यानी प्रसव की क्रिया होने तक जो बच्चे का भ्रूणीय विकास होता है, गर्भ में यह प्रक्रिया चलती है। उस गर्भ में विकास का प्रक्रिया चलने के दौरान जो पोषण चाहिए वह पोषण माता के गर्भ में जो अपरा, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, उस प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। यानी प्लेसेंटा से पोषण गर्भ में रहने वाले बच्चे को मिलता है। यह है विविपेरस जंतुओं का प्रमुख लक्षण, जिसमें मनुष्य और अन्य स्तनधारी आते हैं। और तीसरा मैंने बतलाया ओवोविपेरस अंड जरायुज। अंड जरायुज क्या है, वो दोनों के मिले हुए सम्मिश्रित रूप हैं,
दोनों का लक्षण उसमें पाया जाता है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि यह संतान को उत्पन्न करता है, जो कि आपका जरायुज का लक्षण है। लेकिन जरायुज में केवल संतान उत्पन्न कर देने तक की बात खत्म नहीं हो जाती है। संतान उत्पन्न करने से पहले उस संतान का जो गर्भ में विकास हो रहा था, उस विकास के दौरान पोषण प्लेसेंटा दे रहा था। लेकिन यहाँ आधी बात आ रही है, संतान उत्पन्न किया जाता है ओवोविपेरस में, अंड जरायुज में संतान उत्पन्न किया जाता है, लेकिन उत्पत्ति से पहले जो गर्भ में उस संतान का जो विकास हो रहा है, विकास करने के लिए जो पोषण चाहिए, वह पोषण प्लेसेंटा से नहीं मिलता है, बल्कि अंडे में मौजूद पीले पदार्थ योग से मिलता है, पीतक से मिलता है। और पीतक से पोषण देना आपका ओविपेरस अर्थात अंडायुज प्राणियों का लक्षण होता है। तो दोनों के लक्षण आपको पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओवोविपेरस कहते हैं। जो आपको वाइपर स्नैक, डॉग फिश, रेटल स्नैक, अनाकोंडा, ये सारे में हम लोग ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, मानव युग्मक एनिसोगेमिट्स होता है। दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक आइसोगेमिट्स, एक होते हैं एनिसोगेमिट्स। आइसोगेमिट्स का मतलब हो गया कि जब नर और मादा युग्मक की उत्पत्ति हो, निर्माण हो, तो नर और मादा युग्मक में पहचान करना मुश्किल हो जाए कि कौन नर युग्मक है, कौन मादा युग्मक है, तो उसको कहेंगे आइसोगेमिट्स। लेकिन अगर नर और मादा युग्मक की पहचान हम आमतौर पर कर सके, उसके बाहरी बनावट के आधार पर, आकृति के आधार पर, उसके साइज के आधार पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोगेमिट्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मानव युग्मक एनिसोगेमिट्स होता है, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु रचना, आकृति और साइज में एक दूसरे से भिन्न होते। इसके बाद मैंने लिखा मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में हम लोग मेंस या एमसी के नाम से जानते हैं, वह पाया जाता है। ह्यूमन के केस में देखा गया है कि मानव मादा जब अपने प्यूबर्टी में आती है, जो कि 13 वर्ष माना गया स्टार्टिंग उसका, तो 13 वर्ष के बाद स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग रजो चक्र, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, वह क्रिया चलती है। और यह क्रिया यह दर्शाता है कि अब उस स्त्री में अंडाणु का परिपक्वता, उसके ओवम जो है परिपक्व हो चुके हैं, वह निषेचन करने के योग्य हो चुका है। ये अलग बात है कि निषेचन करने के बाद वह निषेचन सक्सेस होगा या नहीं होगा, या गर्भ के अंदर जो बच्चे का विकास हो रहा है वह विकास प्रॉपर ढंग से हो पाएगा, या संतान की उत्पत्ति, स्वस्थ हेल्दी बच्चे की उत्पत्ति हो पाएगी, ये अलग बात है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्त्रियों में 13 वर्ष के बाद चलना शुरू होता है, वह साइकिल यह दर्शाता है कि इस स्त्री में ओवम का निर्माण, जिसको सेकेंडरी ओसाइट शुरुआत में हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स का निर्माण होने लग गया है। वह स्त्री गर्भ धारण करने के लिए ओवम निर्माण करने के प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, अर्थात वह निषेचन करने के योग्य हो चुकी है। यह आपको अगले पॉइंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह नॉन ओस्ट्रस प्राणी। नॉन ओस्ट्रस प्राणी का मतलब हो गया, एक होता है मेंस्ट्रुअल जीव, एक होता है ओस्ट्रस जीव। मेंस्ट्रुअल जीव में क्या होगा कि आपका प्रत्येक महीना चलेगा और इसमें कभी भी मेल और फीमेल संगम कर सकेंगे, कैपुलेशन कर सकेंगे, मैथुन की क्रिया कर सकेंगे, संसर्ग का कार्य कर सकेंगे। लेकिन ओस्ट्रस साइकिल में ऐसी बात नहीं होती है। ओस्ट्रस साइकिल हमें यह दर्शाता है कि जब तक सीजन, कोई खास ऋतु नहीं होगा, तब तक मादा नर को अपने निकट आने नहीं देगी, अर्थात उसमें लैंगिक जो इच्छा होती है, संगम करने की जो इच्छा होती है, वह इच्छा उसमें जागृत नहीं होगी। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी मादा में, तब तक वह नर को, मेल जंतु को अपने करीब आने नहीं देगा। इसलिए उसको हम लोग दूसरे में शब्दों में लिखते हैं हीट। यह मनुष्य जो है नॉन अस्ट्रस अर्थात नॉन हीटेड प्राणी है, यानी उसमें हीट होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी नर और मादा एक दूसरे के साथ संपर्क कर लेते हैं, संगम कर लेते हैं, गर्भ धारण भी कर सकते हैं और संतान को उत्पन्न भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट में मैंने लिखा है, मादा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन अर्थात अंतः निषेचन होता है। अंतः निषेचन, दो प्रकार के निषेचन होते हैं जनरली। एक और निषेचन होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन जनरली दो होते हैं। एक होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मादा शरीर के अंदर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से फ्यूजन करता है, दोनों एक दूसरे से संगम करता है, दोनों एक दूसरे से मिलता है, संयुग्मित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
जो आमतौर पर स्तनधारियों का और अन्य दूसरे जीवों का लक्षण माना गया है। लेकिन एक्सटर्नल में हम लोग देखते हैं, एक्सटर्नल में क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो जाता है जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों का एक दूसरे से संयोजन, दोनों का एक दूसरे से मिलना, फर्टिलाइजेशन करना मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अर्थात बाह्य निषेचन, जो कि जलीय प्राणियों में जैसे कि आपको मछलियों में, मेढक में देखने के लिए मिलता है और उसके लिए जल की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। तो मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। अंतिम पॉइंट मैंने लिखा है, इन्फेंट के आहार मूल आधार मदर मिल्क होता है। मदर मिल्क मतलब बच्चे की उत्पत्ति होने के बाद, बच्चे की उत्पत्ति होने के बाद बच्चे को जो पोषण देने का शुरुआती कार्य जो होता है वो मादा के द्वारा होती है, मदर के द्वारा होता है। सकिंग ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं स्तनपान करवाना, माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है और वही बच्चे के लिए प्रॉपर बैलेंस और कंप्लीट न्यूट्रिशन का कार्य करता है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि टेलीविजन पर प्रचार आती है या किसी भी हम पाउडर वाले डब्बे वाले दूध को लेने जाते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि माता का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। 6 माह तक बच्चे को कम से कम हमें माता का दूध उपलब्ध करवाना चाहिए। ये अलग बात है कुछ एक्सीडेंटल केस में हमें यह नहीं कर पाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है या नहीं उपलब्ध हो पाता है, वैसे कंडीशन में दूसरे सेकेंडरी जो वे हैं हम लोग उसका सहारा लेते हैं। लेकिन जनरली हमारे जो फिजिशियन हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वह कहते हैं कि माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम और पूर्ण आहार जो उसे प्रॉपर डेवलपमेंट करने में भी काम आता है, साथ ही साथ उसके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मजबूत बनाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसे प्रदान करता है और ये सारे प्रतिरोधी क्षमता, ये सारे पोषक तत्व उसको माता के दूध से मिलते हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि इन्फेंट के आहार का मूल आधार मदर मिल्क होता है, सकिंग ऑफ ब्रेस्ट होता है। ओके मित्रों, यहां मैंने लिखा है स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन के चरण या स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कई स्टेप आते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण। युग्मक जनन का मतलब होता है, चूंकि इसमें 2 प्रकार के सेक्स भाग लेते हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल, मदर और फादर। तो दोनों की जब सहभागिता इसमें रहती है तो दोनों अपने अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर अर्थात मेल अर्थात फादर अर्थात पिता द्वारा शुक्राणु, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, उसका निर्माण होता है। फीमेल अर्थात मादा अर्थात मदर अर्थात माता द्वारा अंडाणु, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, उसका निर्माण होता है। और निर्माण की इस प्रक्रिया में अर्थात युग्मक निर्माण का, युग्मक जनन के इस प्रक्रिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और अर्धसूत्री विभाजन म्योटिक डिवीजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों? ताकि जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, जब तक क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होगी, तब तक जो नए संतान आने वाले हैं उन संतानों में नर और मादा के गुणों का समावेश नहीं हो पाएगा। दोनों का कंट्रीब्यूशन तभी हो पाता है जब डीएनए रेप्लिकेशन और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो मैंने यहां लिखा है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, डीएनए रेप्लिकेशन एवं म्योटिक डिवीजन, डीआईवी का मतलब हो गया डिवीजन, के फलस्वरूप जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्या होता है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा, तो मैं इसको आपको मेंशन करूंगा। जर्मिनल एपिथेलियम सेल अर्थात जनन एपिथेलियम कोशिका से अगुणित नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक हो, आप ध्यान रखेंगे, युग्मक जब भी होता है हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और नर और मादा युग्मकों के संयोजन से जो युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं, वह द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। इस बार भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि युग्मनज अर्थात जायगोट कैसे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो वो डिप्लॉइड होते हैं।
जायगोट युग्मनज डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित होते हैं, लेकिन शुक्राणु या अंडाणु जो युग्मक है, युग्मक अर्थात गैमिट, अगुणित अर्थात हैप्लॉयड होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा इजेकुलेशन एंड इंसेमिनेशन। इजेकुलेशन का मतलब हो गया जब मेल और फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक मैथुन के दौरान एक ऐसी चरम सीमा पहुंचती है जब मेल के पेनिस से, मेल के शिश्न से, लिंग से स्पर्म और सीमेन का जो है वहां से रिलीज होता है, वह मुक्त होता है, जिसे हम लोग इजेकुलेशन कहते हैं। यानी पेनिस से, लिंग से स्पर्म और सीमेन का बाहर निकलना इजेकुलेशन कहलाता है, रसखलन कहलाता है। और उस स्पर्म का, उस सीमेन का मादा के शरीर में प्रवेश करना, इंजेक्ट होना, इंसेमिनेशन अर्थात ब्रियसेचन कहलाता है। ब्रियसेचन भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। फर्टिलाइजेशन किसका होगा? जो नर और मादा युग्मक बने हैं, जो हैप्लॉयड गैमिट है, वह हैप्लॉयड गैमिट एक दूसरे से मिलेगा, मादा के शरीर में अंडाणु बनते हैं और वह अंडाणु मादा के शरीर के ओवरी से निकलकर जब अंडवाहिनी नली, जिसको हम लोग ओविडक्ट अथवा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसमें पहुंचता है तो फैलोपियन ट्यूब के 3 स्थान होते हैं, 3 भाग में उसको बांटा गया है। उसमें से एक मिडिल वाला भाग होता है जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। इस एम्पुला अर्थात तुम्बिका के पास पहुंचने के बाद नर और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, जिस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो आपको यहां भी एक बात को ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नली अर्थात ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन अगर उसमें भी आपको परफेक्ट स्थान पूछे कि कहां हुआ होता है, उसका एग्जैक्ट स्थान बतलाइए, तो आप बोलिएगा उसके एम्पुला नामक स्थान पर अर्थात तुम्बिका नामक स्थान पर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं अर्थात निषेचन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है बिदलन। बिदलन का मतलब हो जाता है कोई चीज बिदलना, जैसे आप लोग देखते हैं वो बिचक गया, यानी किसी बात से या मेरा किसी व्यवहार से वह नाखुश हो गया, वह हमसे छिटकने का प्रयास कर रहा है, वही बात यहां पर बिदलन के रूप में आई। कोशिका नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जो है कोशिका एक, लेकिन गुणसूत्र के हिसाब से द्विगुणित। द्विगुणित एक कोशिकीय रचना कौन होती है? युग्मनज होती है। यह एक कोशिकीय युग्मनज जो है जब बार बार विभाजन करके अपने कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है और वह कोशिकाएं इधर उधर बिखर नहीं जाए, इसलिए प्रयास यह होता है कि वह कोशिका शुरुआती अवस्था में ही जब बढ़ रहा है, विभाजन कर रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, तो वह अपने आप को एक घेरे के अंदर ही समेट ले। तो यह क्रिया क्या होती है? क्लीवेज कहलाती है। मैंने लिखा है निषेचन उपरांत बने द्विगुणित युग्मनज समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक के निर्माण तक होगा, यानी जब तक स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस क्रिया के लिए आपको मियोटिक डिवीजन अर्थात मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसके बाद जनन का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो सारा डेवलपमेंट आपको समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोटिक डिवीजन अर्थात माइटोसिस के द्वारा होता है। तो मैंने यहां लिखा है निषेचन उपरांत बने द्विगुणित युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा मोडुला एवं खोखली गेंद जैसी रचना ब्लास्टुला का निर्माण करते हैं। और ब्लास्टुला का जो निर्माण होता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोलेशन कहते हैं। ब्लास्टोलेशन कहते हैं। और इसके द्वारा जो कोशिका बनती है उस कोशिका को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सारे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसी से निकलता है। मैंने आपको पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बतलाया कि जायगोट क्या होते हैं? कोशिका में सिंगल, लेकिन गुणसूत्र के हिसाब से द्विगुणित है, यानी द्विगुणित एक कोश की रचना कौन है? जायगोट अर्थात युग्मनज। लेकिन अगर कोई पूछता है युग्मक, युग्मक मतलब गैमिट, जिसके अंतर्गत आपको शुक्राणु, अंडाणु, स्पर्म, ओवम आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो भी एक कोश की रचना है, लेकिन उसमें गुणसूत्र भी अगुणित होता है, हैप्लॉयड होता है। ये 2 क्वेश्चन यहां हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बतलाया कि निषेचन क्रिया कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी नली ओविडक्ट में होती है।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब में कहां होती है, तो एम्पुला अर्थात तुम्बिका में होती है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ब्लास्टोसिस्ट का जब निर्माण हो जाता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भ में जो आरोपण होता है, यानी गर्भ में बच्चे की जो विकास की अवस्था के लिए गर्भ में जो पहुंचना रहता है, वह गर्भ में किस रूप में बच्चा पहुंचता है। तो बच्चा होता नहीं, मैं बच्चे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको आप लोग समझिएगा, मेरे बोलने के सेंस को समझिएगा कि जब गर्भ में विकास करने के लिए जो जायगोट का रूप होता है वह पहुंचता है, तो वो जायगोट का कौन सा रूप रहता है, वो रहता है ब्लास्टोसिस्ट। यानी ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय की दीवार, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें पहुंचता है, तो वहां पहुंचने के बाद गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके पहले गर्भधारण नहीं होता है। जब वहां पर पहुंच जाता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम में, जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में पहुंच जाता है, तब उसके बाद प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावधि काल या गेस्टेशन पीरियड जिसको कहते हैं, गर्भकाल हम लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। और वहीं से काउंट किया जाता है 9 महीने 9 दिन का, जो कि आपका थोड़ा बहुत कुछ दिन आगे पीछे फ्लक्चुएट हो जाता है। कभी कभी ये अलग बात है कि कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां 7 महीने में भी बच्चे की उत्पत्ति होती है, लेकिन जनरली 9 महीने 9 दिन पर ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। और उसका काउंट कब किया जाता है, उसका काउंट इसी के आधार पर किया जाता है कि गर्भ में आपका आरोपण कब हुआ है, और उसको इसके साथ कनेक्ट करके करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पिछले बार कब चला है। जब आगे हम लोग जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको इसका पूरा हम डाटा क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैंने नेक्स्ट पॉइंट प्लेसेंटेशन लिखा है। प्लेसेंटेशन का मतलब हो गया आंबल या अपरा निर्माण। एक्चुअली होता क्या है कि जब इम्प्लांटेशन अर्थात गर्भ आरोपण हो जाता है, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में पहुंच जाता है, तो वहां पर भ्रूण के चारों ओर, ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर एक पतली झिल्ली बन जाती है, झिल्ली परत जैसी रचना बन जाती है, एक थैली का निर्माण हो जाता है। उस थैली को हम लोग प्लेसेंटा अर्थात अपरा या आंवल कहते हैं, और अपरा निर्माण की प्रक्रिया को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। इस अपरा निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या होता है? अपरा का कनेक्शन किसके साथ है? मैटरनल बॉडी के साथ है। और अपरा के साथ आंतरिक रूप से कनेक्शन किसके साथ है? जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, जो एम्ब्रियो है, उसके साथ है। तो एम्ब्रियो जो भी पोषण लेगा, जो श्वसन करेगा, जो उत्सर्जन होगा, वो आंबल अर्थात अपरा के माध्यम से होगा। अम्लिकल कोड उसमें जो है एक लिंक का काम करेगा, एक पाइप की जैसी रचना होती है जिसको अम्लिकल कोड या नाभि रज्जु कहते हैं। उसके द्वारा पोषक पदार्थों का आना जाना या उत्सर्जी पदार्थों का त्याग होना या श्वसन की क्रिया होना, ये सारे कार्य होते हैं। यानी माता और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, वह संबंध के लिए रास्ता कौन है? अम्लिकल कोड अर्थात नाभि रज्जु है। लेकिन उस रास्ते का पहला और अंतिम छोर कौन होता है? पहला और अंतिम छोर जो होता है वह प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, संपन्न होती हैं। इसके बाद मैंने लिखा गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला निर्माण। ब्लास्टुला से 3 लेयर बनते हैं। 3 लेयर मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। मैंने आपको फल के सेंस में भी पढ़ाया था, जब फ्रूट का पढ़ा रहे थे हम आपको टॉपिक, तो उसमें बतलाए थे कि बहुत सारे फूल में जो है, फल में जो है आपको पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प मतलब फल का आवरण होता है। फल के आवरण किसी में 3 भाग में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, किसी में एक दूसरे से फिक्स्ड रहते हैं। पेरिकार्प 3 भागों में बटा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म शब्द आए हैं। जो 3 डर्म किससे बनते हैं? ब्लास्टुला से तैयार होते हैं। इस क्रिया को हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और यही एक्टो, मीजो और इंडोडर्म से शरीर के विभिन्न ऑर्गन का निर्माण होता है। अब मैंने यहाँ लिखा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का अंग निर्माण। जब गर्भ का आरोपण हो जाता है, गर्भ में बच्चा पहुंच जाता है, तो पहुंचने के बाद बच्चे में बार बार माइटोटिक डिवीजन, बार बार जो है समसूत्री विभाजन होने की वजह से बच्चे के कोशिका की संख्या बढ़ती है
उन कोशिकाओं में विभेदीकरण आता है। कुछ कोशिकाएं अलग अंग बनाने के लिए जवाबदेह होती है, कुछ कोशिकाएं अलग अंग बनाने के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो उसमें सेल डिफरेंशिएशन की क्रिया होती है, जिसे हम लोग हिंदी में सेल डिफरेंशिएशन को कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। कोशिका विभेदीकरण के वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के साथ ही साथ उसमें मॉर्फोजेनेटिकल आपके फॉर्म में परिवर्तन आता है, यानी उसकी बाहरी बनावट जो होती है, उसकी बाहरी बनावट यानी अब जो है बच्चा जो गर्भ में है वो अपना रूप लेना, मनुष्य का रूप लेना शुरू कर देता है। उसमें हाथ, नाक, कान, पैर ये सारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अंगों का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस है। उन अंगों के बनने से जो शरीर की आकृति में जो परिवर्तन आता है उसको मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। अंगों का बनना और आकृति में परिवर्तन आना जिस वजह से होता है उसको हम लोग सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। और कोशिका विभेदीकरण के वजह से जो पूर्ण विकास होता है बच्चे का गर्भ में उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूणीय विकास कहते हैं। इस प्रकार से पूर्ण भ्रूण शरीर का निर्माण। मित्रों, रेस्ट जो 2 पॉइंट बच गए हैं उसको मैंने बोर्ड पर आपको दर्शाया है। यहाँ 9वें पॉइंट के द्वारा मैंने यहाँ लिखा है पार्चुरेशन अर्थात डिलीवरी अर्थात बर्थ, जिसको हम लोग प्रसव, प्रसूति या जन्म लेना कहते हैं। जब गर्भ में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है यानी एम्ब्रियो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का पूरा हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब स्त्रियों में लेबर पेन, जिसको हम लोग प्रसव पीड़ा कहते हैं, वह उत्पन्न होता है। लेबर पेन इस बात का द्योतक है कि स्त्री को अब जो है अपने बच्चे को डिलीवर करना है, अपने बच्चे को उत्पन्न करना है। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि जब भ्रूण का पूर्णतः विकास हो जाता है और गर्भावधि समाप्त हो जाती है, तब समय आने पर नवजात शिशु, जिसे हम लोग इन्फेंट या न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, उसका जन्म होता है। ये अलग बात है कि कुछ केसेस ऐसे रेयर केसेस हैं जिसमें कि 9 महीने की जगह 7 महीने पर भी बच्चे की उत्पत्ति होती है, लेकिन जनरल वे में हम लोग देखते हैं 9 महीने 9 दिन पर ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। 10वां पॉइंट मैंने लिखा है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्ध स्राव। यह जनन उपरांत होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता के स्तन, स्तन को हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट, लेकिन स्तन के अंदर पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथि क्या है? स्वीट ग्लैंड का ही आपका परिवर्तित मॉडिफिकेशन रूप है, यानी पसीने की ग्रंथि जब बदल जाती है तो वह स्तन ग्रंथि या दूध ग्रंथि, इसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें बदल जाता है। और मेमोरी ग्लैंड स्तन में एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग टिट्स अर्थात निप्पल कहते हैं, वहां से दूध बाहर निकलता है और माँ अपने बच्चे को दुग्धपान यानी सकिंग ऑफ ब्रेस्ट करवाती है। माता का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जो कि आपके विभिन्न सारे बच्चे के पोषण आहार के लिए बाजार में उपलब्ध दूध के डब्बे पर लिखा हुआ मिलता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतर, उत्तम और उसके पोषण एवं इम्यूनिटी शक्ति को विकसित करने के लिए अच्छा आहार के रूप में माना गया है, ऐसा हमारे फिजिशियन कहते हैं। इस प्रकार गर्भ में किस प्रकार से आरोपण होता है, विकास होता है, बच्चे की कैसे उत्पत्ति होती है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद उसे माँ का शुरुआत में दूध जरूरी हो जाता है। इन सारे विषयों को मैं लेकर आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि मनुष्य में मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, कौन से एकल रूप में या कौन से गुणित रूप में पाए जाते हैं, युग्मित रूप में पाए जाते हैं, तथा किस प्रकार से नर जनन क्रिया और नर जनन अंग का अपना कार्य होता है, ये मैं अगले वीडियो में लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके असुविधाओं को, आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको कहीं डाउट हो रहा है, उसको क्लियर करने का काम करूंगा। कृपया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में और अन्य स्टूडेंट में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। इन्हीं आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।